दोस्तों, मान लेते हैं मंच पर एक कथक डांसर मौजूद है और उनके पैरों की जो हरकतें हैं ना, उससे ऐसी आवाज आ रही है जैसे कोई बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही हो। हाँ, बिल्कुल। वो घुंघरुओं की स्पीड इतनी तेज होती है कि आंखों से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। राइट। लेकिन उस डांसर के शरीर का ऊपरी हिस्सा, उसका चेहरा एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं है वहां। बाहर से देखने में ये लिटरली शुद्ध जादू लगता है। और यही जादू हम गायन में भी देखते हैं। जैसे किसी शास्त्रीय गायक को आंखें बंद करके कोई ऐसा सुर लगाते हुए सुना जाए जो मतलब सीधा दिल के पार हो जाए। एग्जैक्टली। देखने में ये सब कोई ईश्वरीय देन लगती है या कोई रहस्यमयी कला लगती है, लेकिन अगर इस जादू के पीछे का पर्दा हटाया जाए ना, तो वहाँ एक बहुत ही सख्त, हजारों साल पुरानी मैथमेटिकल कोडिंग काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी कोडिंग को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में, जहाँ हमारे सामने इंडियन क्लासिकल आर्ट्स एसेंशियल्स का पूरा स्टैक मौजूद है, हम इसी साइंस को समझेंगे। सो ओके, लेट्स अनपैक दिस। आज का ये डीप डाइव एक मैजिक ट्रिक की तरह काम करेगा। एक बहुत ही कमाल की मैजिक ट्रिक। हाँ, ये उन सारे भारी भरकम शब्दों को, जैसे आरोह, अवरोह, राग, ठाट, इन सबको इतना लॉजिकल बना देगा कि इसके बाद हर क्लासिकल परफॉर्मेंस एकदम शीशे की तरह साफ नजर आएगी। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ संगीत प्रेमियों के लिए ही नहीं है। अगर हम इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। ओह हाँ, वो यूपीएससी और नेट वाले एग्जाम्स, राइट? एग्जैक्टली। यूपीएससी या बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें अक्सर स्टूडेंट्स बस रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, रट्टा मारते हैं, जो कि काम नहीं आता। बिल्कुल काम नहीं आता। लेकिन आज हम इसे रटेंगे नहीं। हम समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे है, इसके पीछे की साइंस क्या है और क्यों एक खास सुर या ताल सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए फिर बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि अगर हम इस पूरे क्लासिकल सिस्टम को एक बहुत बड़ी भव्य इमारत मान लें, तो उस इमारत को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई, मतलब उसकी सबसे बेसिक ईंट क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि स्वर यानी नोट्स तो हमें पता है, सारे गमा, लेकिन सोर्सेज में सबसे पहला शब्द आ रहा है वर्ण। तो ये वर्ण क्या चीज है? देखिए, संगीत की जो सबसे बेसिक और प्रत्यक्ष क्रिया है ना, मतलब गले से गाने का जो फिजिकल एक्शन है। ओके, फिजिकल एक्शन। हाँ, या किसी वाद्यंत्र पर उंगलियां चलाने का जो सीधा एक्शन है, उसे ही वर्ण कहते हैं। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है। मतलब बिना इसके संगीत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसक सकता। बिल्कुल, एकदम सही। बिना इसके कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, 4 हिस्से हैं इसके। हाँ, सबसे पहला है स्थाई वर्ण। स्थाई मतलब जो एकदम स्थिर हो, रुकी हुई चीज। जी बिल्कुल। जब एक ही स्वर पर बार बार ठहराव किया जाए या उसे बार बार उच्चारित किया जाए, जैसे जैसे कोई गायक बार बार सा गा रहा है। ओके, तो वो एक ही जगह पे है। राइट। सुनने में ये एक तरह का हिप्नोटिक इफेक्ट पैदा करता है, एक बेसलाइन सेट कर देता है। इसके बाद आते हैं आरोही और अवरोही वर्ण। आरोही और अवरोही, क्या इन दोनों को एक सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले कॉन्सेप्ट की तरह देखा जा सकता है? वो कैसे? मतलब जैसे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना आरोह हो गया और वापस फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना अवरोह हो गया। हाँ, ये एकदम सटीक विजुअलाइजेशन है। तकनीकी भाषा में अगर कहूँ तो मध्य सप्तक के सा से शुरू करके ऊपर के स्वरों तक जाना। जैसे सा, रे, ग, मा, प, ध, नी। यहाँ एनर्जी वापस अपनी ग्रेविटी की तरफ, अपने बेस की तरफ लौटती है। राइट, ये तो बहुत सिंपल है। तो फिर चौथा प्रकार जो सोर्सेज में संचारी वर्ण लिखा है, वो क्या है? अगर हम सीढ़ी चढ़ भी गए और उतर भी गए, तो फिर बचा क्या? संचारी का मतलब है भ्रमण करना या मूव करना। अच्छा, ये असल में पहले तीनों वर्णों का एक बहुत ही खूबसूरत कॉकटेल है। कॉकटेल मतलब तीनों का मिक्स? हाँ, देखिए, एक मेलोडी कभी भी सीधी लाइन में ऊपर या नीचे नहीं जाती है। वो एक सीढ़ी चढ़कर 2 सीढ़ी उतरती है, फिर एक जगह ठहरती है, फिर अचानक से एक जंप लेती है। ओ, जैसे सा रे ग रे सा म, कुछ इस तरह। बिल्कुल। ये जो लहर बनती है ना, जो कर्व्स बनते हैं, उसे संचारी वर्ण कहते हैं। कोई भी गायक जब तान लेता है तो वो असल में संचारी वर्ण के ही पैटर्न्स बुन रहा होता है। इस जगह मंडरा रहा है। एकदम सही एनालॉजी है।
और यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, हाँ, ये वाला पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम के नजरिए से ये एक कोर कॉन्सेप्ट है। किसी भी राग की जो जाति तय होती है ना, हाँ। वो इसी बात पर निर्भर करती है कि उस राग के आरोह और अवरोह में कितने स्वरों का प्रयोग किया गया है। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय कितने कदम रखे गए और कितने स्टेप स्किप किए गए। एग्जैक्टली, यही उस राग का पूरा चरित्र तय करता है। Here is where it gets really interesting. अगर ईंटें बन गई हैं और सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना भी आ गया है, तो इस सफर को आकर्षक कैसे बनाया जाए? सुंदरता तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिना खूबसूरती के तो कोई भी कला अधूरी है ना। शायद इसीलिए हमारे सोर्सेज में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो अलंकार का दिया गया है। हाँ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण या गहना। गहना? लेकिन संगीत में इसका मतलब कोई बाहरी सजावट तो नहीं होगी? नहीं, कोई बाहरी सजावट नहीं है। स्वरों की एक नियमबद्ध, ज्योमेट्रिक और क्रमानुसार रचना को अलंकार कहते हैं। ओके, ज्योमेट्रिक रचना। इसे म्यूजिशियंस की भाषा में पलटा भी कहा जाता है। पलटा। लेकिन एक बात बताइए, अगर इसका काम सिर्फ सुंदरता बढ़ाना है, तो क्या कोई भी म्यूजिशियन अपने मन से कोई भी रैंडम पैटर्न बनाकर उसे अलंकार कह सकता है? ऐसा नहीं होता। मेरा मतलब है, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रिक्ट शास्त्र या कोई नियम काम करता है? देखिए, इसका मुख्य काम सिर्फ सुंदरता बढ़ाना नहीं है। इसका सबसे बड़ा काम है रियाज, यानी अभ्यास करना। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ये वोकल कॉर्ड्स या उंगलियों के लिए एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम वर्कआउट है। ओह वाओ, जिम वर्कआउट फॉर द थ्रोट। एग्जैक्टली। एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स पैटर्न को बार बार गाने से गले में एक खास तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल मेमोरी डेवलप होती है। राइट, मसल मेमोरी बनती है। और जहाँ तक नियमों की बात है, भारतीय शास्त्रीय कलाओं की बुनियाद ही इस बात पर है कि यहाँ आजादी तो है, लेकिन सख्त गणितीय नियमों के दायरे में रहकर। तो क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है कि ये पैटर्न्स कैसे डिजाइन किए गए थे या किसने किए थे? बिल्कुल है। प्राचीन ग्रंथों में बाकायदा अलंकारों का बहुत डिटेल जिक्र मिलता है। अच्छा जी, किन ग्रंथों में? जैसे भरत मुनि और मतंग मुनि ने अपने शास्त्रों में 33 अलंकारों का वर्णन किया है। 33? हाँ, और नान्यदेव ने 40 अलंकारों के बारे में लिखा है। ओके। और आगे चलकर पंडित अहोबल ने 69 अलग अलग अलंकारों का उल्लेख किया है। बट 69 अलग अलग पैटर्न्स? जी हाँ। मतलब अगर कोई म्यूजिशियन इन सबको मास्टर कर ले तो उसकी स्वर ज्ञान की रेंज कितनी विशाल हो जाएगी? बिल्कुल असीमित हो जाएगी। ये तो पूरी तरह से कॉम्बिनेटोरिक्स या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल लग रहा है मुझे। एक लिमिटेड सेट ऑफ नोट्स से 69 अलग अलग मैथमेटिकल पैटर्न्स कैलकुलेट करना कोई छोटी बात थोड़ी है। यही तो मैजिक है, और यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत की तालीम में गुरु अपने शिष्यों को सालों तक सिर्फ पलटे या अलंकार का ही रियाज करवाते हैं, ताकि बेस स्ट्रांग हो जाए। हाँ, ताकि उनका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स तान लेते समय उनके गले की मांसपेशियां उन्हें धोखा न दे। ठीक है, तो हमने वर्ण समझ लिए, सीढ़ियां मतलब आरोह अवरोह समझ ली, और अलंकारों की वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी समझ ली। बिल्कुल। अब मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हमारे सोर्सेज में ना दो शब्द बार बार टकरा रहे हैं, थाट और राग। अगर हमारे पास 12 स्वर हैं और उन स्वरों से बनने वाले सैकड़ों पैटर्न या अलंकार हैं जिन्हें हम गा बजा सकते हैं, तो फिर ये थॉट की अलग से क्या जरूरत पड़ गई? बहुत लॉजिकल सवाल है ना? अगर देखा जाए तो श्रोता तो हमेशा राग सुनने आते हैं ना, कोई कॉन्सर्ट में थाट सुनने तो जाता नहीं है। एकदम सही कह रही हैं आप। तो क्या ये थ्योरी को बेवजह कॉम्प्लिकेट करने वाली बात नहीं है? मतलब व्हाई डू वी नीड थॉट? यहीं पर मैं एक मास्टर ट्रिक शेयर करना चाहूंगा। ओके, बताइए। एक प्रो टिप है, थाट केवल एक ढांचा है, एक जेनेटिक कोड है, या कह लीजिए फ्रेमवर्क है। थाट को कभी भी किसी भी स्टेज पर गाया या बजाया नहीं जाता। वेट, अगर उसे कभी गाया ही नहीं जाता तो उसे बनाया ही क्यों गया है? सिर्फ राइट क्लासिफिकेशन के लिए। वैसे ही भारतीय संगीत में हजारों राग हैं। उन हजारों रागों को क्लासिफाई करने के लिए, उन्हें एक फैमिली ट्री में रखने के लिए किसी सिस्टम की तो जरूरत होगी ना। आहा, तो वो सिस्टम थाट है। एग्जैक्टली, वही सिस्टम थाट है। ये राग का जनक है, पेरेंट है। भारतीय संगीत में मुख्य रूप से 10 थाट माने गए हैं। सिर्फ 10? हाँ, और थाट का एक बहुत ही सख्त नियम है। क्या? इसमें 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। 7 स्वर लाइन से होने ही चाहिए, चाहे वो शुद्ध हो या विकृत। ओके, तो अगर थाट सिर्फ एक साइंटिफिक फोल्डर है जिसके अंदर हम रागों को रखते हैं, तो असल में जो राग स्टेज पर परफॉर्म हो रहा है उसके क्या नियम है? वो थाट से अलग कैसे है फिर? राग वो जीवंत ऊर्जा है,
वो विशिष्ट रचना है जो श्रोताओं के मन में एक इमोशन पैदा करती है। फीलिंग्स लाती है। हाँ, इसे शास्त्रों में रंजन करना कहते हैं। और जहाँ थाट में 7 स्वर होना अनिवार्य था, राग में ऐसा नहीं है। अच्छा, राग में छूट है? हाँ, राग को सांस लेने की आजादी होती है। राग में कम से कम 5 और अधिकतम 7 स्वर हो सकते हैं। 5 से 7 के बीच। लेकिन एक कड़ा नियम यहाँ भी है, राग में 7 स्वर कभी भी ओमिट या वर्जित नहीं होता। सा को ओमिट क्यों नहीं कर सकते? मतलब बाकी स्वरों को तो हटाया जा सकता है ना? क्योंकि सा वो आधार है, वो ग्रेविटी है जिससे बाकी सभी स्वर बंधे हुए हैं। ओह, ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ही खत्म कर दी जाए तो पूरा का पूरा मेलोडिक स्ट्रक्चर हवा में बिखर जाएगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर इसे एक एनालॉजी में पिरोया जाए तो क्या मैं कह सकती हूँ कि थाट एक घर का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है? दिलचस्प है, आगे बताइए। उस ब्लूप्रिंट में घर का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ कागज पर है, उसमें कोई रह नहीं सकता। और राग वो असल में बना हुआ घर है। बिल्कुल। हो सकता है उस घर में 7 कमरों की जरूरत ना पड़े, कोई इंसान 5 कमरों से एक बहुत खूबसूरत माहौल बना ले, वहाँ लोग रहते हैं, भावनाएं महसूस की जाती हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही परफेक्शन के साथ समेट लेती है। थैंक्स। ब्लूप्रिंट सिर्फ बेस है, घर असल अनुभव है। और जैसा कि आपने 5 कमरों का जिक्र किया, यहीं से राग की जाति तय होती है जिसकी बात हमने पहले की थी। हाँ, वो आरोह अवरोह वाले टाइम पे। राइट। अगर किसी राग के आरोह अवरोह में सिर्फ 5 स्वरों का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे ऑडव जाति कहते हैं। ओडव यानी 5 स्वर। और अगर 6 स्वरों का प्रयोग हो रहा है तो वो शाडव जाति है। शाडव मतलब 6। और अगर पूरे 7 स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसे संपूर्ण जाति कहते हैं। संपूर्ण नाम से ही लग रहा है कि पूरा का पूरा। एग्जैक्टली। इसी के कॉम्बिनेशन से रागों का पूरा स्पेक्ट्रम तैयार होता है। लेकिन सिर्फ स्वरों की गिनती ही काफी नहीं है दोस्तों। तो और क्या चाहिए? किसी भी राग में इमोशन भरने के लिए हर स्वर का एक अलग अकूस्टिक वेट या अहमियत होती है। इसे राग का अंग कहते हैं। अकूस्टिक वेट मतलब कोई एक स्वर बाकी स्वरों पर हावी रहता है? हावी नहीं, बल्कि वो उस राग का मनोवैज्ञानिक केंद्र बन जाता है, साइकोलॉजिकल सेंटर। अच्छा। किसी भी राग में एक स्वर ऐसा होता है जिस पर सबसे ज्यादा ठहराव होता है, जो बार बार लौट कर आता है। उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर। इसे राग का राजा माना जाता है। वादी स्वर ही तय करता है कि उस राग को सुनने से मन में वैराग्य आएगा या खुशी का एहसास होगा। ओके, तो वादी यानी पूरी मेलोडी का राजा हो गया। और जो स्वर वादी से थोड़ा कम लेकिन बाकी स्वरों से ज्यादा बचता है उसे संवादी कहते हैं। तो संवादी राजा का मंत्री हो गया। बिल्कुल सही। ये दोनों मिलकर एक तरह का टेंशन एंड रिलीज पैदा करते हैं। म्यूजिकल टेंशन। और तीसरा एलिमेंट होता है पकड़। ये स्वरों का एक छोटा सा बहुत ही यूनिक फ्रेज होता है जिसे सुनते ही तुरंत पहचान में आ जाता है कि कौन सा राग चल रहा है। ओह, जैसे हर राज्य का अपना एक झंडा होता है। एग्जैक्टली, फ्लैग ऑफ द राग। ये तो बहुत ही सिस्टमैटिक है यार। मतलब ब्लूप्रिंट बन गया, ईंटें लग गईं, घर बन गया और उसमें इमोशंस भी आ गए। जी हाँ। लेकिन अगर म्यूजिक और डांस की दुनिया को देखा जाए ना, तो ये सारी चीजें अभी सिर्फ एक डायमेंशन में है। किस डायमेंशन में? मेलोडी के डायमेंशन में। इसमें अभी तक समय का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। बिना फ्लो और मोशन के तो ये सारी की सारी थियरी एक जगह जमी रहेगी। और यही एंट्री होती है संगीत की धड़कन की, यानी कि लय। लय, द हार्ट बीट। बिल्कुल। अभी तक की सारी चर्चा स्वर और माधुर्य पक्ष पर थी, लेकिन अब बात आती है समय और गति पक्ष की। बिना लय के कोई भी राग सिर्फ हवा में तैरते हुए बेतरतीब स्वर हैं। तो इस लय को साधारण भाषा में हम कैसे डिकोड करें? देखिए, संगीत और नृत्य में समान गति से बीतने वाले समय को लय कहते हैं। कांस्टेंट फ्लो ऑफ टाइम। हाँ, जैसे घड़ी की टिक टिक। अगर वो टिक टिक कभी धीमी और कभी तेज होने लगे बिना किसी पैटर्न के, तो लय टूट जाती है। मतलब रिदम खराब हो जाएगी। एकदम। इस निरंतर बहाव को ही लय कहते हैं और इसे नापने का जो पैमाना होता है उसे ताल कहते हैं। मतलब लय अगर नदी का बहाव है तो ताल उस पानी की मात्रा नापने वाला मीटर हो गया। बहुत खूब, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। और इस गति या लय के 3 मुख्य भेद होते हैं। 3 भेद जिन्हें क्लासिकल डांस, विशेषकर कथक के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हाँ, कथक में तो स्पीड के बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। पहला भेद क्या है इसका? पहला है विलंबित लय। इसका मतलब है अत्यंत धीमी गति, स्लो मोशन। हाँ, अब बाहर से देखने पे लगता है कि स्लो करना तो आसान होगा, लेकिन कथक में विलंबित लय सबसे ज्यादा फिजिकली
और मेंटली डिमांडिंग होती है। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है, जिसे थाट बांधना कहते हैं। डांसर मंच पर खड़ा होता है और उसके शरीर में जो ठहराव होता है उसे बनाए रखने के लिए कोर मसल्स पर भयंकर कंट्रोल चाहिए होता है। ओह माय गॉड। जब एक कलाई को बहुत ही धीरे से एक एक मिलीमीटर करके घुमाया जाता है तो उस धीमी गति को टूटने ना देना असल चुनौती है। ओहो, मतलब जो स्लो मोशन हम सामने से देखते हैं उसके पीछे असल में डांसर की मांसपेशियां एक अलग ही लेवल का तनाव बर्दाश्त कर रही होती हैं ताकि वो बैलेंस ना बिगड़े। एकदम सही। इसके बाद आती है मध्य लय। मध्य यानी मीडियम। हाँ, ये साधारण गति है, जैसे हमारे चलने या बात करने की सामान्य गति होती है ना। राइट। कथक में जब फुटवर्क शुरू होता है, डांसर मंच पर मूव करता है, टुकड़े या परन प्रस्तुत करता है, तो वह मध्य लय में होता है। मतलब इसमें एक तरह का स्टोरी टेलिंग वाइब होता है। बिल्कुल। और तीसरा प्रकार जो द्रुत लय है। द्रुत लय जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रोमांचक होता है। राइट, फास्ट। द्रुत का मतलब ही है फास्ट, बहुत ही तेज गति। हाँ। क्लाइमैक्स। हाँ, ये परफॉर्मेंस का क्लाइमैक्स है। जब डांसर एक पैर पर लगातार चक्कर लगाता है या जब लड़ी शुरू होती है जहाँ पैरों की थाप से मंच गूंज उठता है। गूज बम्स आ जाते हैं वो देखकर। और जब गायक तराना गाते हुए अपनी सांसों को सुपर फास्ट स्पीड पर कंट्रोल करता है, ये सब द्रुत लय में होता है। वाओ। ये वो हिस्सा है जो दर्शक के अंदर एड्रेनलिन रश पैदा कर देता है। ये तो किसी जबरदस्त मूवी की स्क्रिप्ट जैसा फ्लो हो गया यार। वो कैसे? मतलब पहले एक इंटेंस, स्लो और साइकोलॉजिकल बिल्डअप हुआ विलंबित लय में, फिर कहानी में मोशन और नैरेटिव आया मध्य लय में, और अंत में एक थ्रिलिंग हाई ऑक्टेन क्लाइमैक्स आ गया द्रुत लय में। बहुत सही पकड़ा आपने। आज सच में इन सारे भारी शब्दों के पीछे की जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है वो डिकोड हो गई है। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखने के लिए एक क्विक समरी मैट्रिक्स दिमाग में बिठा लेना चाहिए हम सबको। चलिए वो मैट्रिक्स मैं बनाती हूँ। बिल्कुल, बताइए। तो एक तरफ हमारे मेलोडिक एलिमेंट्स है, यानी मेलोडी वाले हिस्से। इसमें सबसे छोटी ईंट है वर्ण, यानी गाने बजाने का फिजिकल एक्शन। राइट। उस ईंट को खूबसूरत और मजबूत बनाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है अलंकार। इसके बाद आता है साइंटिफिक ब्लूप्रिंट यानी थॉट, जिसे कभी परफॉर्म नहीं किया जाता। और अंत में वो असल परफॉर्मेंस जिसे हम महसूस करते हैं, यानी राग, जिसमें वादी नाम का राजा राज करता है। परफेक्ट। और दूसरी तरफ हमारे रिदमिक एलिमेंट्स हैं। हाँ, इसमें है लय यानी समय का निरंतर भाव। इसके 3 मुख्य गियर हैं। 3 गियर्स? पहला गियर विलंबित, जो बहुत धीमा और इंटेंस है। दूसरा मध्यम, जो साधारण और बैलेंस्ड है। और तीसरा द्रुत, जो सुपर फास्ट और थ्रिलिंग है। ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स तो सच में दिमाग में छप गया है मेरे। और इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि जिस तरह अलंकार के लगातार और मुश्किल रियाज से कोई कलाकार अपनी कला को निखारता है, उसी तरह बिना निरंतर अभ्यास के ना तो कोई शास्त्र समझ में आता है और ना ही परीक्षा में सफलता मिलती है। सही बात है। सारा खेल सही सिस्टम को फॉलो करने का है। दोस्तों, ये एक ऐसा डीप डाइव था जिसने सिर्फ आर्ट को नहीं बल्कि उसके पीछे की साइंस को महसूस करवाया है। बिल्कुल। और आज के सेशन के खत्म होने से पहले मैं एक सोचने वाली बात यहाँ छोड़ना चाहूंगी। जब बात लय की हो रही थी ना, तो ये सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है। गहराई वाली बात है। इंसान की अपनी जिंदगी भी इन्हीं लयों के बीच घूमती रहती है। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में हमारी जिंदगी किस लय में चल रही है। क्या हमारी जिंदगी में एक ठहराव वाली विलंबित लय है जहां हम हर पल को महसूस करते हुए फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये एक अनियंत्रित द्रुत लय बन चुकी है जहां सब कुछ बस हाई स्पीड में भागता जा रहा है और सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। बहुत ही गहरा सवाल है। अपने जीवन के राग और लय को पहचानने की कोशिश जरूर होनी चाहिए दोस्तों। जरा विजुअलाइज करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं मंच पर एक कथक डांसर मौजूद है और उनके पैरों की जो हरकतें हैं ना, उससे